हेलो फ्रेंड्स, जी के गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने जी के गुरु चैनल पर इंग्लिश के PYQ 2000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ को चलाया हुआ है। आज की हमारी 3rd क्लास है, तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट कहता है, इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है अभी। ठीक है, एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कहता है मैनी ए स्टूडेंट हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मैनी ए स्टूडेंट हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो बताओ भाई इसमें कहाँ पर एरर गिवन है। देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या समझना है कि ग्रामर का रूल समझना होगा। ठीक है, कि ग्रामर का रूल क्या कहता है। ग्रामर का रूल कहता है कि जब भी हमें सेंटेंस में मैनी ए वर्ड मिल जाए, क्या मिल जाए, मैनी ए वर्ड मिल जाए प्लस सिंगुलर नाउन मिल जाए। मैनी ए के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन ही आएगा भाई। ठीक है, ये भी याद रखना, हमेशा सिंगुलर नाउन का ही यूज़ होगा, प्लूरल नाउन नहीं आएगा। अगर सेंटेंस में आपको प्लूरल नाउन गिवन मिल जाए तो वहाँ पर एरर फाइंड आउट कर देना। ठीक है, तो मैनी ए प्लस सिंगुलर नाउन, तो वर्ब भी कैसी यूज होगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ठीक है भाई, क्या होगा भाई, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो ये जो रूल है ग्रामर का, ये हमें याद रखना है। अब देखो भाई, सेंटेंस में मैनी ए गिवन है, स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट हमारा सिंगुलर नाउन है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखो भाई, यहाँ पर एरर गिवन है, हैव फील्ड लिखा है। हैव क्या है, हैव प्लूरल वर्ब है। यहाँ पर क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ग्रामर रूल कहता है कि जब भी हमें सेंटेंस में मैनी ए वर्ड मिले और उसके साथ सिंगुलर नाउन और उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ होगा। तो यहाँ पर हैव की जगह पर क्या आएगा, हैज़ का यूज़ होगा, हैज़ फेल्ड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, मैनी ए स्टूडेंट हैज़ फेल्ड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एरर दिया गया है। ठीक है, हैव की जगह पर हैज़ का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमें एरर फाइंड आउट करना है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। तो बताओ भी इस क्वेश्चन में कहाँ पर एरर होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्रामर रूल। ग्रामर रूल क्या कहता है कि जब भी हमें सेंटेंस के अंदर एवरी के साथ प्रत्येक नाउन के पहले, देखो भाई, प्रत्येक नाउन के पहले एवरी वर्ड मिल जाए। ठीक है, प्रत्येक नाउन के पहले एवरी वर्ड मिल जाए। जैसे इस सेंटेंस में दिया गया है, बॉय नाउन है, बॉय से पहले एवरी गिवन हो गया। गर्ल नाउन है और गर्ल से पहले भी उन्होंने एवरी दे दिया। ठीक है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस में नाउन से पहले, ठीक है, नाउन से ठीक पहले आपको एवरी वर्ड मिल जाए, ठीक है, नाउन से ठीक पहले आपको एवरी वर्ड मिल जाए तो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर माना जाता है। तो क्या होगा भाई, जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर माना जाएगा। अब आप सभी ये मत सोचना कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, भाई दो जनों की बात हो रही है, लड़का और लड़की, तो जो है ये प्लूरल हो गया, नहीं, क्योंकि इसके साथ में एवरी वर्ड जोड़ दिया गया है तो अभी ये सिंगुलर हो चुका है। ठीक है, ये ग्रामर रूल कहता है, इसको हमें याद रखना है। तो देखो भाई, सेंटेंस में कहाँ पर एरर है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। इन्होंने यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। और अभी हमने ग्रामर रूल पढ़ा है कि जब भी हमें प्रत्येक नाउन से पहले एवरी वर्ड मिल जाए तो वो हमेशा सिंगुलर माने जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट होगा, ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर की जगह किसका यूज़ होगा, इज़ का यूज़ होगा। इज़ जो होगा यहाँ पर राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आर एक्सपेक्टेड। यहाँ पर एरर दिया गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एरर फाइंड आउट करना है। इसमें भी क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन आर यूजफुल फॉर द प्रोजेक्ट टूडे। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन आर यूजफुल फॉर द प्रोजेक्ट टुडे। तो बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग ग्रामर रूल जानते हैं कि ग्रामर रूल क्या कहता है। तो ग्रामर रूल कहता है कि जब भी हमें सेंटेंस के अंदर अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए, क्या दिख जाए भाई, अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए। ठीक है भाई, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ हो गया, एडवाइस हो गया, लगेज बैगेज, ठीक है, और राइस हो गया, वाटर हो गया, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये किस में आएंगे भाई, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गए हैं। क्या हो गए, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गए हैं। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। ये हमें याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। ठीक है, हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ग्रामर रूल कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं। अब इस सेंटेंस में देखो भाई, हमें गिवन है इन्फॉर्मेशन वर्ड, और इन्फॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर
क्या यूज़ किया गया है, आर यूज़फुल। आर क्या है, हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया, आर नहीं, यहाँ पर इज़ का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, इज़ का होगा। तो इज़ यूज़फुल फॉर द प्रोजेक्ट टुडे हमारा राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एरर दिया गया है, आर की जगह इज़ का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी एरर बताना है। द कमेटी हैव टेकन इट्स डिसीजन केयरफुली। द कमेटी हैव टेकन इट्स डिसीजन केयरफुली। बताओ भी इस क्वेश्चन में कहाँ पर एरर है। तो सबसे पहले हम ग्रामर रूल जानेंगे कि ग्रामर रूल क्या कहता है कि जब भी हमें, देखो यहाँ पर दिया गया है द कमेटी, ठीक है, द कमेटी वर्ड गिवन है, और द कमेटी क्या होता है भी, एक कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। कमेटी क्या है, कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे कि क्लास, ठीक है, क्लास भी क्या है, कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है। तो कमेटी जो है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, और ये भी सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन भी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है, ऑलवेज सिंगुलर। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, द कमेटी हैव टेकन, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, तो यहाँ पर हैज़ टेकन होगा। हैव की जगह पर क्या आएगा, हैज़ आएगा भी, ठीक है। हैव की जगह पर क्या आएगा, हैज़ आएगा। हैज़ राइट होगा, हैव गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पैसिव फॉर्म में चेंज करना भी, इसे हमें एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं ये हर क्लास में आप सभी को बताती हूँ कि एक्टिव से जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, कौन से मेथड का यूज़ करते हैं। तो मेथड हमें आना चाहिए और हमेशा इसको याद रखना। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट उठाना है, ऑब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है हम पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। और पैसिव एक्टिव से जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं तो मैंने बताया है, पिछली क्लासों में बताया है, टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, बस कुछ जो कि है, जो वर्ब होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। वर्ब चेंज हो जाती है, वर्ब भी क्या चेंज होती है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। पैसिव फॉर्म में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो देखो भाई, सेंटेंस को करते हैं। द मैनेजर हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे द प्रपोजल। चारों में गिवन है भाई द प्रपोजल, ओके। अब हमें देखनी है टेंस, हैज़ अप्रूव्ड दिया गया भी, हैज़ अप्रूव्ड है, ठीक है। तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा, जब भी हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है भाई। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो भाई कहाँ पर जो है ये यूज़ किया गया है, हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप सभी ये देखो, द प्रपोजल क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, द प्रपोजल क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज़ का यूज़ होगा। तो हैज़ यहाँ पर भी है बट सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दे तो एज इट इज़ हो गया, गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में द प्रपोजल हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही जो है हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द प्रपोजल हैज़ बीन अप्रूव्ड, फिर बाय और द मैनेजर सब्जेक्ट को लास्ट में लिख देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी मैं आप सभी को, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो जो वर्ब होती हैं, जो भी टेंस होता है, उसको कैसे, मतलब उनकी हेल्पिंग वर्ब को किस तरीके से चेंज किया जाता है, वो मैं अभी आपको सिखाती हूँ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम यही समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हमें एक्टिव वॉइस में एम इज़ आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो उसको पैसिव में चेंज करते हुए क्या हो जाएगा, इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। देखो भाई, जब भी पैसिव वॉइस चेंज करती हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा, ये तो कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद अगर एक्टिव वॉइस में हमें इज़ एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हमें आई एन जी मिल जाए तो उसकी जगह पैसिव में हम जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, इज़ एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो आई एन जी की जगह पर ये क्या यूज हो जाएगा, बीइंग का यूज हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमें वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो ये चेंज हो जाएगी वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वोज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी मिल जाए तो वो चेंज हो जाएगा वोज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी आई एन जी अगर मिल जाए तो वो बीइंग लगा देना उसकी जगह पर, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, तो वो चेंज हो जाएगा
पैसिव में, बीइंग में। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम रहेगी, ठीक है, वो बिल्कुल सेम रहेगी। जैसे अगर एक्टिव में मिल जाए हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर बीन का यूज़ होगा। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो क्या होगा, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। विल सेल के साथ अगर V1 मिल जाए तो चेंज हो जाएगा विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम बी का यूज़ करेंगे। विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें एक्टिव में देखने को मिलती है, तो इसको चेंज करेंगे विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये जो रूल्स है ना भाई, इनको अच्छे से याद कर लेना कि कैसे फॉर्म्स को चेंज किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो यही है भाई, इनको ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लेना अच्छे से। अब करते हैं भाई हम हमारे क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 क्या कहता है, इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करना भी, किस में करना है, इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करना है। दिया क्या है, द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय द वर्कर्स टुमारो, द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय द वर्कर्स टुमारो। ये पैसिव में दिया गया। अच्छा, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये पैसिव में है, ठीक है। या तो भाई ऊपर सेंटेंस में हमें गिवन तो मिलेगा ही कि इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करूँ, वैसे अगर पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, देखो एक तो बाय का यूज़ हो गया, ठीक है, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो गया, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें पैसिव फॉर्म में दिया गया और इसको हमें एक्टिव में चेंज करना। तो कैसे चेंज करेंगे इसको, देखो द वर्क यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लास्ट में जाएगा, इसका उल्टा ही हो जाएगा भाई। जैसे इसका जो मेथड है वो ये होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक्टिव में हमें बनाना है तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम पहले सब्जेक्ट को उठाएंगे, सब्जेक्ट क्या होगा, द वर्कर्स, द वर्कर्स चारों में गिवन है, ओके। अब हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। इसमें दिया गया है, देखो भाई, विल बी कंप्लीटेड, विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी हमने ये जो रूल्स पढ़े थे इसमें देखो लिखा होगा, इसमें देखो ये पैसिव फॉर्म है ना, तो पैसिव फॉर्म में देखो विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर है, ये रही, विल सेल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। तो इसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो भाई इसमें हमें यही चेंज करना है कि विल बी कंप्लीटेड है तो इसमें क्या हो जाएगा, विल कंप्लीट, द वर्कर्स विल कंप्लीट द वर्क टुमारो, ठीक। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है भाई, ये जो रूल्स है ना एक्टिव पैसिव वॉइस की, जो वर्ब्स को कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है, ये वर्ब की फॉर्म्स को कैसे चेंज किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से बार बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। ये आते होंगे ना आपको चेंज करने, तो आप आसानी से एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में डायरेक्ट दिया गया है, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, देखो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया, अभी क्या किया गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी सेंटेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पर आस्क्ड का यूज़ होगा, किसका यूज़ होगा, सेड टू की जगह पर आस्क्ड का यूज़ होगा, ठीक है, सेड टू की जगह पर हम आस्क्ड का यूज़ करेंगे। तो देखो भी कौन से ऑप्शन में आस्क्ड का यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, और यहाँ पर भी है। उसके बाद देखो भाई, सी सेड टू की जगह आस्क्ड, मी, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास हटा करके यहाँ पर दैट का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब भी इन्वर्टेड कोमास के बाद सेंटेंस जो है हमारा वो कैन, विल, डू, डिड, लिख देती हूँ भाई मैं, सेंटेंस जब भी कैन, विल, डू, डिड, इज़, आर, ठीक है, इज़, आर, हैज़, हैव, इज़, आर, हैज़, हैव से शुरू होते हैं तो हमेशा इन्वर्टेड कोमास को हटा करके इफ़ या फिर वेदर का यूज़ किया जाता है, इफ़ या फिर वेदर का यूज़ किया जाता है। तो इन्वर्टेड कोमास यहाँ पर हटाई और क्या लगाया, इफ़ लगाया। उसके बाद देखो भाई, यू जो चेंज है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी, मी किसका लिखा हुआ है भाई, आई का, आई चेंज होता है मी में, ठीक है, आई चेंज होता है मी में। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू की जगह पर आई आएगा, और कैन का क्या हो जाएगा भाई, कुड, हेल्प, और मी चेंज किस में होगा, मी का जो है उल्टा क्या होता है, आई होता है, और आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है,
आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी है, लेकिन सी को हमें ऑब्जेक्ट में लेना है, तो सी को हमें ऑब्जेक्ट में लेना है, तो सी जो है लड़की के लिए यूज़ होता है, और लड़की के लिए ऑब्जेक्ट में हर का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, हर का यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प हर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट है भी, इसको भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, और ये हमेशा याद रखना भी, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं जो टेंस है हमारा वो चेंज होता है। टेंस जो होगा वो चेंज होगा, प्रेजेंट गिवन होगा तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं भी, रवि सेड इन्वर्टेड कॉमास आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो इसको कैसे चेंज करेंगे भाई, देखो रवि सेड तो आएगा ही, ठीक है, चारों में है। इन्वर्टेड कोमास को हटा करके दैट का यूज़ होगा, दैट है दैट, यहाँ पर दैट गिवन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा हट चुका है। आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, रवि है। रवि क्या है, एक लड़का है, और लड़के के लिए हमेशा ही का यूज़ होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, ही यहाँ पर भी है, इसमें भी है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो गया, यहाँ पर आई ही गिवन है, तो ये दोनों तो गलत हो चुके हैं। अब ए और बी में से राइट आंसर होगा, तो बताओ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भाई ही क्या है हमारा, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, हैव फिनिश्ड की जगह क्या आएगा, हैड फिनिश्ड, ठीक है। ही के साथ हैड का यूज़ होगा, हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अब माई जो है वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट लड़के के लिए हमेशा हिज का यूज़ होगा, हिज वर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो भाई, अब हम ये समझ लेते हैं कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो हमारा टेंस है वो किस टाइप से चेंज होता है। देखो भाई, ये रूल्स हैं भाई, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। ये अगर जिसको याद होंगे वो आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्वेश्चन को कर देगा। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हमें डायरेक्ट में गिवन होगी तो इनडायरेक्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अगर डायरेक्ट में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, तो ये चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है तो ये चेंज हो जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस में चेंज हो जाएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गिवन है तो ये चेंज हो जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो वो चेंज हो जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है तो इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होता है, ये एज इट इज़ होगी, ठीक है, ये एज इट इज़ होगी। अगर डायरेक्ट में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गिवन है इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी इसको याद करना। आगे है विल चेंज हो जाएगा वुड में। विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गिवन है तो वो चेंज हो जाएगा वुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है तो वो चेंज हो जाएगी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कैन चेंज हो जाएगा कुड में, मे माइट में। सेल चेंज हो जाएगा शुड या फिर वुड में। मस्ट होगा हैड टू में चेंज। कुड वुड और शुड में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है न, माइट में भी कोई चेंज नहीं होता है और ओट टू में भी कोई चेंज नहीं होता है, ये जो है एज इट इज़ रहते हैं। तो भाई ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की रूल्स हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है भाई। ये जिनको याद होंगे वो अच्छे से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देगा, तो ये तो याद सब बच्चों को करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ही इज़ डैश ओनेस्ट मैन एंड डैश MLA। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसमें हमें आर्टिकल फिल करना है। देखो ऑनेस्ट है, हमने कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि ब्लैंक के ठीक बाद वाले वर्ड को हम लिख कर देखेंगे और बोल कर देखेंगे, इसका उच्चारण करके देखेंगे। अगर उच्चारण में व्यंजन की साउंड आती है, उच्चारण में व्यंजन की साउंड आती है तो हम ए का यूज़ करेंगे। अगर उच्चारण में स्वर की साउंड आती है तो हम एन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखो भी ओनेस्ट, इसको होनेस्ट नहीं बोला जाता। कभी आपसे भी सोचो होनेस्ट होता है, नहीं, होनेस्ट नहीं होता है, ये ओनेस्ट होता है, ओनेस्ट, ठीक है। तो ओ क्या वर्ड है भाई हमारा, स्वर है, तो स्वर है तो क्या आएगा, एन का यूज़ होगा भाई। MLA, तो MLA को लिख के देखो भी, MLA ऐसे लिखा जाता है एम। पहला ही अक्षर हमें देखना, पूरा नहीं देखना है, सिर्फ पहला अक्षर देखना है। तो यहाँ पर एम है तो
एम में जो है एक ही साउंड आ रही है और ये क्या है, वोवल है, यानी कि स्वर है। तो स्वर हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, एन का यूज़ होगा। तो ही इज़ एन ओनेस्ट एंड एन एम एल ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ आया होगा। है इसमें भी हमें आर्टिकल फिल करना है। डैश द गंगा इज़ कंसीडर्ड ए स्कैर्ड रिवर इन इंडिया। तो इसमें बताओ भी क्या आएगा। देखो भी सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रामर रूल क्या कहता है। जब भी कोई स्पेसिफिक थिंग्स होती है, ठीक है, स्पेसिफिक थिंग्स के साथ हमेशा दा का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, दा का यूज़ होता है। जैसे कि नदियों के नाम हो गई, समुद्र हो गई, महासागरों के नाम, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम, ठीक है, इनके नामों से पहले हमेशा दा का यूज़ होगा। जैसे दा गंगा, दा यमुना, दा नील, दा हिमालयाज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, दा का यूज़ होगा। यहाँ पर क्या होगा, दा का यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बाई द एंड ऑफ दिस मंथ सी डैश हेयर फॉर एग्जैक्टली 5 ईयर्स। ये टेंस का क्वेश्चन है भाई, इसमें टेंस फिल करना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई ग्रामर रूल क्या कहता है, हमें बाई के साथ टाइम गिवन है, ठीक है, बाई के साथ हमें टाइम गिवन है। तो जब भी हमें बाई के साथ टाइम गिवन हो, ठीक है, बाई प्लस फ्यूचर टाइम गिवन है, ठीक है, या फिर हमें बाई के साथ में फोर या फिर सिंस का यूज़ मिल जाए, फोर या सिंस का यूज़ हो, तो वहाँ पर हमेशा जो टेंस होगा वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज होगा। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ठीक है भाई। तो इसका यूज़ होगा। तो इस सेंटेंस में कि भविष्य के किसी निश्चित समय की बात की गई है, तो इसमें क्या आएगा भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ होगा हमेशा जब भी बाई के साथ टाइम गिवन हो। तो यहाँ पर विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ होगी। देखो भाई कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आई डैश द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। तो इसमें भी टेंस का क्वेश्चन है भाई ये, आई डैश द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। सबसे पहले हम ग्रामर रूल जानेंगे कि ग्रामर रूल क्या कहता है। जब भी दो घटनाएं घटती हैं, ठीक है, जब भी दो घटनाएं घटती हैं, जो पहले जो घटना घटती है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगी। जैसे भाई रूल कहता है भाई, हमेशा याद रखना, बिफोर, जहाँ पर भी आपको बिफोर वर्ड मिल जाए, ठीक है, बिफोर का मतलब ही क्या होता है, पहले। तो बिफोर के जो पहले वाला टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा। और बिफोर के बाद वाला जो टेंस होगा वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा, वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा। ये हमें याद रखना है, ये ग्रामर का रूल कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी। तो यहाँ देखो भी बिफोर है, बिफोर का यूज़ किया गया है, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट है ही अराइव्ड, और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। बिफोर से पहले किसका यूज होगा, पास्ट परफेक्ट का होगा, इनके हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ पर किसका यूज होगा भी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 13। हमें इसमें एंटोनियम बताना है। क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। एंटोनियम मतलब विलोम शब्द बताने हैं। वर्ड गिवन है ऑब्सिटिनेट। क्या वर्ड है भाई, ऑब्सिटिनेट है। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑब्सिटिनेट का एंटोनियम क्या होगा। देखो भाई ऑब्सिटिनेट का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है जिद्दी या फिर हट्ठी, ठीक है, जिद्दी या फिर हट्ठी, जिद करने वाला, हट्ठी, ठीक है। तो ऑब्सिटिनेट का मीनिंग होता है जिद या हट्टी। अब इसका एंटोनियम बताएं कि विलोम शब्द क्या होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, लचीला। तो ऑब्सिटिनेट का एंटोनियम हम याद रखेंगे फ्लेक्सिबल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एंटोनियम ही बताना है भी, इस क्वेश्चन में भी हमें वर्ड है गिवन ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का जो है एंटोनियम बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या होता है, पारदर्शी, पारदर्शी। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, अपारदर्शी। बताएं भी अपारदर्शी किसको कहा जाता है,
क्या वर्ड होगा इसका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओपेक। क्या होगा भाई? ओपेक। ओपेक को क्या कहते हैं? अपारदर्शी। और ट्रांसपेरेंट क्या हो गया? पारदर्शी। तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम क्या होगा? ओपेक। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें सैनोनियम बताना भी। सैनोनियम होता है समानार्थी शब्द, ठीक है, एक जैसे अर्थ। तो कैंडिड वर्ड दिया गया भाई, कैंडिड। कैंडिड का मीनिंग क्या होता है? तो कैंडिड का मीनिंग होता है स्पष्टवादी, ईमानदार, ठीक है, स्पष्टवादी, ईमानदार, खुलकर अपनी बात रखने वाला, ठीक है, स्पष्टवादी, ईमानदार, खुलकर अपनी बात बोलने वाला। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताएं भाई, कैंडिड का सिनोनियम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक। क्या होगा भी? फ्रैंक, ठीक है। फ्रैंक भी का मीनिंग भी यही होता है, सेम। ओनेस्ट भी होता है भी इसका, याद रखना, ठीक है। ओनेस्ट मतलब ईमानदार, तो ये भी इसका सिनोनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी हमें सिनोनियम बताना है भी। विग्रस वर्ड हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? विग्रस वर्ड हमें दिया गया है। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? विग्रस का मीनिंग क्या होता है? ऊर्जावान। क्या होता है बच्चे? ऊर्जावान। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मीनिंग भी क्या होता है? ऊर्जावान। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में इसमें ईडियम बताना है। ईडियम दिया गया है बाइट द बुलेट, ठीक है। बाइट द बुलेट का हमें ईडियम बताना है कि क्या होगा। इसका मीनिंग क्या होता है? अभी बाइट द बुलेट का मीनिंग होता है कि किसी भी मुश्किल या दर्दनाक स्थिति में बिना घबराए उसको सहन करना, ठीक है, या उसका सामना करना, ठीक है। मुश्किल या दर्दनाक स्थिति में बिना घबराए साहस के साथ उसका सामना करना, ठीक है, साहस के साथ उसका सामना करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ईडियम बताना है भी। इसमें भी वंस इन ए ब्लू मून दिया गया है, वंस इन ए ब्लू मून। तो इसका मीनिंग क्या होता है? वंस इन ए ब्लू मून का मीनिंग क्या होता है? बहुत कम या फिर कभी कभार, ठीक है, बहुत कम या फिर कभी कभार, बहुत कम या फिर कभी कभार, ठीक है। तो इसका मीनिंग हमें याद रखना, बहुत कम या फिर कभी कभार। तो क्या होगा भी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी रेयरली। क्या होगा भी? वेरी रेयरली। तो इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है भी। दिया गया है ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे हिंदी में हम करते हैं ना वाक्यांश के लिए एक शब्द, वैसे ही इंग्लिश में इनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बोला जाता है। दिया गया है ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भी? बताएं। तो इसका मीनिंग क्या होगा भाई? ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड का मीनिंग होगा जो मानवता से प्रेम करता है, जो समाज के लिए भलाई का कार्य करता है, जो दूसरों की हेल्प करता है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या कहा जाता है? फिलेंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हमें बताना है। दिया गया है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे हम कभी सुधार ही नहीं सकते, जिसे किसी भी प्रकार से सुधारा नहीं जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इनकोरिजिबल। क्या कहेंगे भी उसे? इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल का मीनिंग क्या होता है? वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, असुधारणीय। क्या होता है भाई? असुधारणीय, जिसको कभी सुधारा नहीं जा सकता है। तो ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन है भी आप सभी के लिए होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी।